न्यूक्लियर फिजिक्स की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग देखी थी और दो डेफिनेशन भी ली थी, एक स्कैटरिंग एंगल की और दूसरी इम्पैक्ट पैरामीटर बी की। आज हम स्कैटरिंग एंगल थीटा और इम्पैक्ट पैरामीटर बी के बीच का क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने दो फिगर बनाए हैं, फिगर ए और फिगर बी। फिगर ए को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो मोमेंटम शो किए हैं, एक तो P1 और दूसरा P2। मोमेंटम P1 जो है वो अल्फा कण के स्कैटर होने से पूर्व है, अर्थात जबकि अल्फा कण नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आया है, जबकि वह स्कैटर नहीं हुआ है, उस समय का मोमेंटम P1 है। और दूसरा मोमेंटम P2 है, यह वह मोमेंटम है जबकि अल्फा कण नाभिक से स्कैटर हो गया है। तो दो संवेग लिए हैं, मोमेंटम P1 और मोमेंटम P2। इन दोनों मोमेंटम के बीच की जो एंगल है, दोनों मोमेंटम की डायरेक्शन का बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा, जिसको हम स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। इसी फिगर ए को सेकंड रूप में लिखा है फिगर बी में। मोमेंटम P वाली लाइन को कुछ आगे खिसकाया है उसी डायरेक्शन में। मोमेंटम P2 की डायरेक्शन वो लाइन अपनी जगह है। चूँकि पहले मोमेंटम P1 था और बाद में मोमेंटम P2 हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कण के मोमेंटम में परिवर्तन आया है। कितना परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को हमने यहाँ पर डेल्टा P से लिखा है फिगर बी में। अगर इन मोमेंटम में परिवर्तन लाइन को, मोमेंटम P1 की लाइन को और मोमेंटम P2 की लाइन को, वेक्टर लाइन है ये तीनों, इन तीनों लाइनों को अगर मिला दिया जाए तो अपने को एक त्रिभुज मिलता है। इस त्रिभुज में सदिश नियम लगा करके हम डेल्टा P की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि मोमेंटम में कितना परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन अपने आगे काम में आएगा। साथ ही फिगर बी में जो एंगल दिए हैं, जो एंगल थीटा था, वह एंगल ध्यान से देखें तो दो भागों में डिवाइड हो रहा है, जबकि अपन डेल्टा P की वेक्टर लाइन पर कोई अभिलंब डालते हैं तो एंगल रहता है θ/2। और यहाँ से अगर तीनों एंगल अलग अलग निकाले तो एक एंगल तो आगे अपने लंब डाला है इसलिए 90 डिग्री रहेगा, एक एंगल θ/2 रहेगा क्योंकि वो दो भागों में डिवाइड हो गया पहले वाला थीटा, और एक एंगल जो है वो रहेगा पाई माइनस θ/2। अब ये पाई माइनस θ/2 जो एंगल है वो ध्यान रखिए मोमेंटम P1 और संवेग में परिवर्तन डेल्टा P के बीच का एंगल है। ये एंगल अपने आगे काम में आएगा। उसके बाद में ध्यान में हो तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ पोस्टुलेट लिए थे, अभिग्रहित लिए थे, और उन अभिग्रहितों में हमने यह माना था कि इस एक्सपेरिमेंट में नाभिक को भारी माना गया है। नाभिक इतना भारी है कि अल्फा कण की टक्कर से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में नाभिक स्थिर है। अल्फा कण की टक्कर से नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। और जब नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये भी है कि अल्फा कण के द्वारा नाभिक को किसी भी प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरित नहीं की गई है, या किसी भी प्रकार की कोई गतिज ऊर्जा स्थानांतरित नहीं की गई है।
अर्थात अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान रहेगी। समान रहने से अर्थ है कि अल्फा कण के स्कैटर होने से पूर्व और अल्फा कण के स्कैटर होने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी। मोमेंटम के शब्दों में कहें तो अल्फा कण का प्रारंभिक मोमेंटम और अल्फा कण का अंतिम मोमेंटम मैग्नीट्यूड में समान रहेगा। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड में समान रहेगा, डायरेक्शन में नहीं। डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड में समान रहेगा। चूंकि हमने अभी कहा है कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान रहेगी अल्फा कण के स्कैटर होने से पूर्व और स्कैटर होने के बाद में, तो अल्फा कण की स्कैटर होने से पूर्व गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला मोमेंटम की फॉर्म में होता है वो रहता है E=p²/2m। तो स्कैटर होने से पूर्व मोमेंटम p1 है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी p1²/2m। और स्कैटर होने के बाद में अल्फा कण का मोमेंटम है p2, तो बाद की गतिज ऊर्जा हो जाएगी p2²/2m। इस इक्वेशन को सोल्व करें तो वैल्यू आती है कि मोमेंटम p1 और p2 मैग्नीट्यूड में समान रहेंगे और मोमेंटम का जो सामान्य फॉर्मूला है वो होता है मास टाइम वेलोसिटी m/v। यहाँ पर m अल्फा कण का द्रव्यमान है और v उसका वेग है। अभी हमने कहा कि अल्फा कण का मोमेंटम मैग्नीट्यूड में समान रहेगा, डायरेक्शन में नहीं। और हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में के यदि मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो जाए या उसकी डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाए या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही परिवर्तन हो जाए, तो हम यह कहते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो गई है, चाहे वो मैग्नीट्यूड में हो, चाहे वो डायरेक्शन में हो और चाहे दोनों में हो। चूंकि यहाँ पर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा कण के संवेग में परिवर्तन होता है, लेकिन वो किस में होता है? डायरेक्शन में होता है। अब वो अल्फा कण के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की वैल्यू हम ऊपर दिया हुआ है फिगर बी वहाँ से निकालेंगे और वहाँ से अगर डेल्टा पी की वैल्यू निकालें सदिशों का त्रिभुज नियम लगा करके, तो वो वैल्यू आती है डेल्टा पी =p2 - p1 इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है डेल्टा पी =2mv sin θ/2। ध्यान रखिए यहाँ पर p1 और p2 का मैग्नीट्यूड जो रखा है वो अपन ने मास टाइम वेलोसिटी m/v रखा है। तो इक्वेशन को सोल्व करने पर इस अल्फा कण के संवेग में जो परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन है डेल्टा p =2mv sin θ/2। साथ ही हमने पहले यह भी पढ़ा है कि संवेग में परिवर्तन किसके तुल्य रहता है। हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, आवेग संवेग प्रमेय, और उस आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार किसी भी कण का आवेग किसके तुल्य रहता है? उसके संवेग में परिवर्तन के तुल्य रहता है। या किसी भी कण के संवेग में परिवर्तन उसके आवेग के तुल्य रहता है। और आवेग जो रहता है उसका फॉर्मूला यहाँ पर अपन ने लिखा है कि संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी = आवेग, और वो फॉर्मूला है समाकलन -∞ to +∞ f cos phi dt। आवेग है क्या कि कितने समय के लिए
कण पर फोर्स लगा है उस समय को यदि अपन फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू अपने को प्राप्त होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी अपने को प्राप्त होती है, वो क्वांटिटी कहलाती है आवेग। अब यहाँ पर लिमिट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी लिखी है कि टोटल टाइम इनिशियल टाइम से लेकर के लास्ट टाइम तक, अर्थात अल्फा कण का स्कैटर प्रारंभ होने से लेकर के जब अल्फा कण स्कैटर हो गया, नाभिक के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गया, तब तक कितना फोर्स लगा, उस फोर्स को और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को टोटल संवेग मिल जाएगा। यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है अपने F cos फाई। ये F cos फाई जो है वो फोर्स का ही घटक है, लेकिन किस डायरेक्शन में, संवेग में जो परिवर्तन है उसकी डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स और संवेग में परिवर्तन की डायरेक्शन एक होती है इस प्रमेय के अनुसार। और वो अगर ये कंपोनेंट अपन देखें तो मैं एक बार आगे की स्लाइड लेता हूँ, उसमें आपको पता लगेगा। ये जो स्लाइड है इसमें ध्यान से देखें तो अल्फा कण का पथ शो किया है। लेफ्ट साइड में डार्क स्पॉट से अपने अल्फा कण को बनाया है, और वो अल्फा कण का पथ जो दिया है जब से नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में आया है तब से देखें तो वो एक वृत्तीय चाप पर गति करते हुए नाभिक के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलता है। डेल्टा पी की डायरेक्शन ध्यान से देखें तो डेल्टा पी की डायरेक्शन यही है जो कि यहाँ अपने फिगर बी में बनाई है। डेल्टा पी की जो डायरेक्शन दी हुई है वही डायरेक्शन यहाँ है, डेल्टा पी। और किसी समय पर इस अल्फा कण के द्वारा अल्फा कण पर नाभिक के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर अलग से शो की है, और वो है डायरेक्शन देखो F से शो किया है। इस फोर्स F और डेल्टा P के बीच का एंगल फाई है। तो हमने इस फोर्स F का घटक डेल्टा P की डायरेक्शन में निकाला है, और वो घटक आता है F cos फाई। यहाँ पर यही लिखा है कि डेल्टा P इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी F cos फाई dt। अब इस समाकलन को सोल्व करना थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, इसलिए हम सुविधा के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल t दिया है, समय दिया है, उसको हम कोण फाई से बदल देते हैं। तो इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में डेल्टा p की जगह तो अपने लिखा है, जो ऊपर सोल्व किया है, 2mv sin θ/2 इज इक्वल टू, एक बार लिमिट को एक बार छोड़ दीजिए, मैं बाद में बताता हूँ, F cos फाई dt/d फाई इंटू डी फाई, अर्थात राइट हैंड साइड की जो वैल्यू थी उसको अपने dt को d फाई से गुणा कर दिया और d फाई से भाग दे दिया है। अब जो लिमिट आएगी वो एंगल फाई की आएगी, और एंगल फाई की जो लिमिट है वो देखिए, मैंने पहले भी कहा था फिगर बी में ज़रा देखना कि मोमेंटम P1 और डेल्टा P के जो बीच का एंगल है वो है पाई -θ/2। सेकंड स्लाइड लेते हैं। पाई -θ/2 मोमेंटम P1 और डेल्टा P की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। अब ये एंगल कहाँ से लेकर के कहाँ तक लेना अपने को, एंगल चेंज कौन सा हो रहा है, वैसे एंगल चेंज हो रहा फाई, लेकिन फाई की अपने को एक वैल्यू दी हुई है जो कि डेल्टा P से बन रही है, वो है पाई -θ/2। ये पाई -θ/2 जो एंगल है वो है मोमेंटम P1 और डेल्टा P की डायरेक्शन के बीच का। एंगल फाई स्टार्ट कहाँ से होगा, एंगल फाई स्टार्ट होगा कि जब से अल्फा कण
नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में आया है, अर्थात उस समय से जिस समय से नाभिक अल्फा कण को प्रकीर्णित करना प्रारंभ कर रहा है, उसको स्कैटर करना प्रारंभ कर रहा है, तब से लेकर के अंतिम वह एंगल जहाँ तक नाभिक अल्फा कण को स्कैटर करता है, अर्थात मोमेंटम P2 की डायरेक्शन तक। और वो एंगल जब अपन निकालते हैं तो एक एंगल तो अपने निकाल रखा है कि पाई माइनस थीटा बाई 2 आता है, और दूसरा एंगल जो है मोमेंटम P2 की डायरेक्शन और डेल्टा P के बीच का, वो भी इतना ही आएगा जितना कि पहले था, और वो एंगल आता है वो भी पाई माइनस थीटा बाई 2। अब लिमिट में अपन ने इसको लिखा है कि माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से लेकर के प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2, एक नेगेटिव एंगल लिया है और एक पॉजिटिव एंगल लिया है। नेगेटिव एंगल इसलिए लिया है कि मोमेंटम P1 से लेकर के जब अपन डेल्टा P की ओर बढ़ते हैं तो ये एंगल अपन मेजर करेंगे क्लॉकवाइज, और जब दूसरा एंगल जो है, अंतिम लिमिट जो है मोमेंटम P2 और डेल्टा P के बीच का एंगल, वो भी है पाई माइनस थीटा बाई 2। लेकिन जब हम P2 से डेल्टा P की ओर बढ़ते हैं तो ये एंगल मेजर होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंगल को हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसको विथ नेगेटिव साइन लेते हैं, और जब एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। इसलिए यहाँ पर लोअर लिमिट विथ नेगेटिव साइन है और अपर लिमिट विथ पॉजिटिव साइन है। अब इस समीकरण में अपन को वैल्यू निकालनी है dt अपॉन डी फाई की, और dt अपॉन डी फाई की वैल्यू निकालने के लिए अपन वैल्यू निकालेंगे डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, फिर अपन उसका व्युत्क्रम कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो डी फाई अपॉन डी टी है वो क्या है, वो है अल्फा कण का कोणीय संवेग, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं। डी फाई अपॉन डी टी क्या है, ओमेगा कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग का मान ज्ञात करने के लिए हम कोणीय संवेग संरक्षण नियम का उपयोग करेंगे। और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस वृत्तीय पथ की प्रत्येक पोजीशन पर कण का कोणीय संवेग कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। अब यहाँ पर जो वृत्तीय पथ है वो सिर्फ अपने को छोटा सा पार्ट है, वृत्तीय चाप, वो जैसे यहाँ पर है कि अल्फा कण ने जब नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में आना प्रारंभ किया तब से उसका स्कैटरिंग होनी प्रारंभ हो गई, और लास्ट टाइम जो था वो संवेग P2 की डायरेक्शन है। तो P1 से लेकर के P2 को अगर अपन मिलाएं तो एक वृत्तीय चाप बनेगा। पूरा सर्किल कंप्लीट करेंगे तो वृत्त बन जाएगा अपने, लेकिन यहाँ पर वृत्तीय चाप बनेगा, और इस वृत्तीय चाप पर अल्फा कण का कोणीय संवेग कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर फिर अपन ने क्या किया है कि अल्फा कण की दो पोजीशन ली है इसी वृत्तीय चाप पर। एक पोजीशन तो वो ली है जबकि कण इम्पैक्ट पैरामीटर b की डिस्टेंस पर रहता है नाभिक से, और दूसरी डिस्टेंस अपन ने किसी भी समय पर मानी है, और वो डिस्टेंस मानी है r। जब डिस्टेंस r पर है तो उसका कोणीय संवेग अल्फा कण का रहेगा mvr, और जब इम्पैक्ट पैरामीटर b पर है तब उसका संवेग रहेगा mv इंटू बी। संवेग संरक्षण के नियमानुसार ये दोनों वैल्यू बराबर रहेगी, इसलिए इसको लिखा है mvr इज इक्वल टू mvb। यहाँ पर अपने को वैल्यू निकालनी थी ओमेगा की, तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी है mv इंटू आर,
वहाँ पर v इज इक्वल टू लिखेंगे अपन ओमेगा इंटू आर, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग के बीच का जो रिलेशन है। और उस इक्वेशन में v इज इक्वल टू ओमेगा आर रखने के पश्चात अपने पास वैल्यू आती है डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी बी अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से मान निकाले डी टी अपॉन डी फाई का, तो वो मान आता है इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन वी इंटू बी। ये वैल्यू अपन डी टी अपॉन डी फाई के समीकरण 1 में रखेंगे तो इक्वेशन आती है अपने पास 2mv साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू समाकलन लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट दी हुई है एफ कोस फाई आर स्क्वायर अपॉन वी बी इंटू डी फाई। इस इक्वेशन को सोल्व करें तो सोल्व करने पर वैल्यू आएगी कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बी अपॉन एफ इंटू आर। चूँकि हमें पता है कि E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है। यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 2E। और F जो है कूलॉम फोर्स जो लग रहा है अल्फा कण और नाभि के बीच, उसकी वैल्यू है 2K ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये सब वैल्यू रखने पर लास्ट इक्वेशन आती है अपने पास कोट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ई बी अपॉन के जेड ई स्क्वायर। ये जो रिलेशन है वो रिलेशन है स्कैटरिंग एंगल थीटा और इम्पैक्ट पैरामीटर बी के बीच का। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी और एंगल थीटा के बीच का रिलेशन क्या आता है कि जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर बी की वैल्यू को अपन बढ़ाते हैं या इम्पैक्ट पैरामीटर की बी की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू कम होती जाती। अर्थात इम्पैक्ट पैरामीटर बी को बढ़ाने पर स्कैटरिंग एंगल थीटा कम होता है, या इम्पैक्ट पैरामीटर बी को कम करने पर स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू बढ़ती है। और उसका चित्र देखो यहाँ दिया है। इस चित्र को ध्यान से देखें तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी बढ़ने पर थीटा कम होता है, या बी के कम होने पर थीटा की वैल्यू बढ़ती है। और जब यह इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, इस इक्वेशन में बी इज इक्वल टू ज़ीरो रखें तो थीटा की वैल्यू प्राप्त होती है पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई। अर्थात स्कैटरिंग एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री होने का मतलब है कि यह वो पोजीशन है कि जब अल्फा कण नाभिक से सीधी टक्कर करता है, सीधी टक्कर का मतलब है इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उस स्थिति में अल्फा कण वापस उसी पथ पे लौट जाएगा जिस पथ से आएगा, तभी एंगल 180 डिग्री बन सकता है। तो ये जो संबंध था वो संबंध है स्कैटरिंग एंगल थीटा और इम्पैक्ट पैरामीटर बी के बीच का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।